राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत आज हम देखते हैं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज। आज सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर किस बल के द्वारा खींचती है? तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है वो की थी न्यूटन ने। न्यूटन ने ही गति के जो है नियमों की खोज की थी। गति के 3 नियम हैं जिनकी खोज गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाती है? तो देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे फ्रिज में और एसी में होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसरो, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्राचीन शल्य चिकित्सक कौन थे? तो देखिए, शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। और अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 शहर थे जिन पर परमाणु बम गिराए थे। बहुत बड़ी जो है हानि हुई थी परमाणु बम के द्वारा। आज भी वहाँ की जलवायु में इन परमाणु बम की जो है हानि के अवशेष देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ वह देखिए पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहलाता है आपका अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये है आपका परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, प्रोटॉन की खोज जो की थी वह की थी रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी चैडविक ने। इसका एक सूत्र कह लीजिए, ये एक ट्रिक है कि ईंट पर नाच। इसका अगर मैं इसे जो है आपकी ट्रिक है इसको देखें तो ई से बनता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। टै से टॉमसन कह लीजिए, थॉमसन। पै से बनता है प्रोटॉन और इसके साथ है रै, तो रै से बनता है रदरफोर्ड। उसके बाद है नै से बनता है न्यूट्रॉन और ये की थी आपकी चैडविक ने। तो कभी कभी अगर हमारे ये ध्यान ना रहे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हम ईंट पर नाच को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो देखिए, प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आपके ऋणावेशित होता है, ऋणावेश होता है, अर्थात माइनस का होता है, निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो देखिए, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की निर्माण इकाई कौन सी है? तो पदार्थ की जो निर्माण इकाई है वह है आपकी परमाणु। क्वेश्चन नंबर 18, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिलना क्या कहलाता है? देखिए, अनिश्चित, जहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कितने अनुपात में हमें कौन सा पदार्थ मिलाना है, वह आपका मिश्रण कहलाएगा। जैसे मान के चलिए आपका चीनी का शरबत है, वह भी आपका मिश्रण है। नेक्स्ट 19वां, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निश्चित अनुपात में मिलने को, जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक कहलाते हैं, और जब अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तब मिश्रण कहलाता है। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका। देखिए, जो मिश्रण होता है अगर उनको अलग किया जाए, छांटा जाए, उनसे अलग अलग पृथक पृथक करके अवयव निकाले जाए, तो ये क्रिया आपकी पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है थ्रेशिंग। जैसे हम अनाज को, गेहूं को मशीन से अलग करते हैं तो ये आपका थ्रेशिंग कहलाता है। वह मशीन जो होती है वह थ्रेशर मशीन होती है। 22 है, दाल या अन्न के कण, मिट्टी आदि को हाथ के द्वारा बीन कर पृथक करना, वह आपका बीनना कहलाता है। जैसे हम दाल से या चावल से या अनाज से जो है कंकड़ पत्थर को हाथ से बीनकर अलग करते हैं, वह बीनना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अर्थात जब किसी भी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वह पहले द्रव में बदलता है। पहले अगर हम करें, सबसे पहले ठोस होता है, जब ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में बदलता है और फिर उसके बाद वह गैस में बदलता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ठोस से सीधे वह गैस में बदले, अर्थात द्रव बीच में ना आए, अर्थात जो भी हो वह पहले ठोस हो और फिर सीधा गैस में बदल जाए। ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। इसमें नौशादर और कपूर दो ऐसे होते हैं जो इनको गर्म करें, अगर इनको गर्म करें तो द्रव में नहीं बदलते, ये सीधे गैस में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दूध को मथ कर दही निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अपकेंद्रण। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, तो ये आपका कहलाता है, जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, जैसे वे भाप बनकर उड़ता है तो ये आपका वाष्पन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भाप का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो सघनन होता है। अर्थात देखो, अगर पहले द्रव है और फिर वो वाष्प बन गया तो ये वाष्पन होगा। फिर लेकिन वो जो वाष्प है वह अगर वापस द्रव में बन जाए, पानी में बन जाए, लिक्विड में बन जाए, तो वह आपका सघनन कहलाता है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और सघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये आश्वन कहलाता है। रंगों के पृथक्करण की विधि को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, बालू और लोहे की छीलन को किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है? देखिए, अगर बालू है, रेत है और रेत में लोहा मिला हुआ है तो हम चुंबक के द्वारा जो है उसको अलग कर सकते हैं और यह विधि चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। क्योंकि चुंबक से जो है लोहा चिपक जाता है, इसलिए हम बालू अर्थात रेत से लोहे को अलग कर सकते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 30, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण किस विधि से पृथक किया जा सकता है? तो हमने अभी आपको बताया था ऊर्ध्वपातन विधि। अर्थात अगर कपूर और नमक एक जगह मिले हुए हैं और हम उसको गर्म कर दें तो कपूर जो है भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे जो बचेगा वह आपका साधारण नमक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32, जिस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, ये आपका कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन में हम क्या देखते हैं, मान ये आपका बल्ब है, बिजली का बल्ब जब जलता है तो उसका देखिए रूप बदल जाता है, लेकिन जब बिजली बल्ब से चली जाती है तो फिर बल्ब अपनी उसी अवस्था में आ जाता है। अगर हम देखें रबड़ है और अगर हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसका आकार रूप बदल जाता है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाता है। ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध में जब हम दूध से दही बनाते हैं तो वह दही बनती है, लेकिन दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वह रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मौसम तथा जलवायु में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? तो देखिए, मौसम और जलवायु में अगर परिवर्तन होता है तो ये प्राकृतिक पर्यावरण जो है आपका परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कहलाते हैं। तो मनुष्य द्वारा जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वह आपके कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे क्या कहलाते हैं? तो ये पौधे के अगर किसी भाग से, ये किसी है
भाग से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो वे पादप रेशे कहलाते हैं, और जंतु से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वे जांतव रेशे कहलाते हैं। जैसे देखिए, पौधे के भाग से कैसे रेशे प्राप्त कर सकते हैं हम, जैसे जूट है, जूट से हम सन हैं, इस प्रकार हम इसको जो है प्राप्त करते हैं। जांतव रेशे जैसे आपके खरगोश है या आपकी भेड़ है, उनसे हम जो है ऊपर के बाल इकट्ठे करते हैं, ये जांतव रेशे कहलाते हैं। मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बने रेशे क्या कहलाते हैं, तो ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। जैसे संश्लेषित रेशे जो है कौन कौन से हैं, देखिए नायलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन। अर्थात जो पेट्रोलियम के द्वारा मनुष्य जो धागे बनाता है, जो रेशे बनाता है, वह आपका संश्लेषित रेशा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, कपास के लिए काली मिट्टी, इसे हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, सबसे उपयुक्त है। और काली मिट्टी कपास के लिए भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में उगाई जाती है, और महाराष्ट्र में ही ये मिट्टी सबसे अधिक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बीज बिनोला को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, कपास का एक बीज होता है बिनोला, जो अक्सर कर हम पशुओं को खिलाते हैं, तो इसको कपास से अलग करने की विधि कपास ओटना कहलाती है। 42 है आपका 42, जूट किस प्रकार का रेशा है? मैंने अभी अभी आपको बताया, ये पादप रेशा है, अर्थात पेड़ पौधों से हमें जो है जूट मिलता है। 43, ऐसे जंतु जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं शाकाहारी, और ऐसे जंतु जो अपना भोजन अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं वे मांसाहारी होते हैं, मांस खाने वाले। पर कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो भोजन भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, अर्थात पौधों से प्राप्त होने वाले और जंतु दोनों स्रोतों से जो भी प्राप्त होता है उसको खाते हैं, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 46, भिन्न भिन्न प्राणियों के द्वारा सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखिए, पौधों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? ये पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों में जो है छिद्र होते हैं जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये होती है उत्सर्जन की क्रिया। उत्सर्जन होता है बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है, जैसे पेशाब हुआ, अब जो है पसीना हुआ, सोच जाते हैं, लैट्रिन हुई। तो इस प्रकार जो है 48 क्वेश्चन जो है आपका कि शरीर से जो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है वो जो है आपके अपशिष्ट पदार्थ होता है, और ये क्रिया आपकी जो है उत्सर्जन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सभी जंतु तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को कहा जाता है प्रजनन। अर्थात कोई भी जंतु है या पौधा है वह अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, तो ये कहलाता है प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 50, जिनमें पोषण की क्रिया होती है श्वसन होता है, वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रजनन की क्रिया होती है, उनको कहते हैं सजीव। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, पूछ सकते हैं कि श्वसन की क्रिया या प्रजनन की क्रिया होती है तो कह में होती है? सजीव में होती है। या इनमें से कोई भी एक क्रिया दे देंगे और बोल देंगे कि सजीव में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। तो अगर आपके अच्छी तरह याद हैं, आपने अच्छी तरह ध्यान दे करके पढ़ा है, तो आप वहाँ क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका। क्वेश्चन नंबर 52, जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है वे होते हैं एक कोशिक, और जिन जंतुओं का शरीर एक कोशिक होते हैं वे होते हैं, देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना। ये कैसे जीव हैं? एक कोशिक। वहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि एक कोशिक जीव कौन सा है, तो मैं आपको जो है इनसे कोई भी एक, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना,
इनसे एक नाम दे सकता है अगर आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिक है, तो आप अच्छी तरह आंसर छांट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से जिनका शरीर बना होता है वे कहलाते हैं बहुकोशिक जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55, ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड नहीं पाई जाती है अर्थात रीढ़ की हड्डी नहीं होती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जंतु एककशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल वह है कीड़े मकोड़े, केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, इनमें जो है रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिन जंतुओं के शरीर में मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, गाय। मनुष्य भी कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अंडे देने वाले जंतु को कहते हैं। तो जो जंतु अंडा देता है उसे हम कहते हैं अंडयुज, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े, ये सभी अंडे देते हैं, इसलिए इनको हम अंडयुज कहते हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, जो बच्चे देते हैं जंतु उनको क्या कहते हैं? तो उनको जरायुज कहा जाता है, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी, ये सभी जो है बच्चे देते हैं, इसलिए इनको जरायुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है 59, जल में रहने वाले जंतुओं को कहते हैं। तो जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे आपकी मछली है, मछली जो है जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 60, अधिक समय तक वायु में उड़ने वाले जंतुओं को कहा जाता है, तो वही जंतु कहलाते हैं वायवीय जंतु। क्वेश्चन नंबर 61, स्थल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके स्थलीय जंतु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य, ये आपके स्थलीय जंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, वे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों पर अपना जीवन यापन करते हैं कहलाते हैं उभयचर, अर्थात जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ये आपके कहलाते हैं उभयचर जंतु। क्वेश्चन नंबर 63, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्ट वनस्पति विज्ञान का जनक है, और वर्गीकरण का जनक आपका कैरोलस लीनियस। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट। 64, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका कैरोलस लीनियस। और एक है आपका जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहलाता है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली गाजर क्या है? तो देखिए मूली, गाजर और सलजम क्या है? तो इसका मतलब है कि ये जो है जड़ हैं। गाजर एक शंकुरूपी जड़ है, सलजम कुंभी रूपी जड़ है, और मूली तर्कुरूपी जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, अदरक तथा अरबी क्या है? तो देखिए आलू, अदरक तथा अरबी ये भी पृथ्वी के नीचे से मिलते हैं, अर्थात नीचे हम मिट्टी में दबा करके फसल पैदा करते हैं, लेकिन ये तने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जिन पौधों पर पुष्प लगते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पुष्पी पौधे होते हैं, जैसे आम, नीम, टमाटर और आदि, ये पुष्पी पौधे होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, गेहूं तथा धान किस प्रकार के पौधे हैं? तो गेहूं और धान बहुवर्षीय पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल या पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट। देखिए तीनों नामों में से आपको कोई सा भी नाम वहाँ मिल सकता है। क्लोरोफिल मिल सकता है, पर्णहरित मिल सकता है, या क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, मछली में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो गलफड़े या गिल्स, इसके द्वारा जो है मछली पानी के अंदर अपनी श्वसन क्रिया करती है। पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? तो पक्षियों की हड्डी अंदर से खोखली होती है, जिसके कारण पृथ्वी जो है आकाश में जिसके कारण जो है पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट 73, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, आपका लीवर।
74 है, मनुष्य के भोजन का पाचन किस अंग के द्वारा शुरू होता है? तो ये मुख अर्थात मुंह के द्वारा पाचन सबसे पहले शुरू होता है। पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए पित्तरस जो बनता है वह आपका यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। 76 सांस अंदर लेना और बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है श्वसन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप सभी जानते हैं कि 72 बार। कभी कभी ये 72 से 80 बार भी आ जाता है या 70 से 80 बार भी ऑप्शन में आ जाता है, इसलिए आप देख लीजिए कि 72 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, वहीं आप अपना आंसर को रखेंगे और उसी आंसर पे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 100 बार। क्वेश्चन नंबर 79 है, श्वसन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? तो फेफड़े हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत बाहर से ऑक्सीजन अंदर फेफड़ों में पहुंचती है और वहां पर अवशोषित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 80, मनुष्य में कितने वृक्क, गुर्दा या फिर आप कह लीजिए किडनी अंग्रेजी का नाम है, वक्र हिंदी का नाम है, तो कितने होते हैं? ये 2 गुर्दे होते हैं, एक दाएं एक बाईं तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सी लिपि है जिसको नेत्रहीन व्यक्ति अर्थात अंधे व्यक्ति छू करके पहचान कर लेते हैं? तो वह है आपकी ब्रेल लिपि। लेकिन ब्रेल अगर पद्धति आए तो ब्रेल पद्धति और लिपि आए तो ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो देखिए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें मनुष्य की अपेक्षा ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लगभग 300 के आसपास छोटे बच्चों के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती हैं? तो 28 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। 84, मनुष्य के वक्ष में कितनी पसलियां होती हैं? तो हमारा जो वक्ष है उसमें 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां होती हैं, क्योंकि वहाँ पर 12 जोड़ी भी आ सकता है और 24 भी आ सकता है पसलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बिंदु पर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं क्या कहलाती हैं? तो वह आपका होता है संधि या जॉइंट, जैसे आपका जोड़ होता है, क्योंकि आपका घुटने का जोड़, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, उंगली का जोड़, यहाँ पर हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये उत्सर्जन कहलाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। द्विलिंगी जंतु कौन सा है? तो केचुआ जो है द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 90, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है, अर्थात मांसपेशियों को बनाने का कार्य प्रोटीन करता है। और सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ होता है? सबसे अधिक प्रोटीन जो है आपका सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो हम ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन से जो है कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन से होती है। और 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो वसा में कितने कैलोरी होता है? तो 9 कैलोरी होता है। यहाँ पर जो है आंसर ये गलत लिखा गया, उन्होंने पूछा 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा होता है, तो आप लिखेंगे 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 94, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन है वे हैं A, D, E, K, ये आपके वसा में घुलनशील हैं। और अगर हम करें बात जल में घुलनशील विटामिन की, तो देखिए B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है। 96 है, शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो एनामेल होता है। एनामेल आपके दांत के ऊपर की जो परत होती है ये होता है, ये सबसे अधिक कठोर अंग है। क्वेश्चन नंबर 97,
मनुष्य के शरीर में खून की कमी किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो आयरन या लोह तत्व। इसको खून की कमी को हम एनीमिया कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, हड्डियां एवं दांत किस तत्व की कमी के कारण कमजोर होते हैं? तो आप सभी को पता है हड्डियां और दांत कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर होते हैं। और 99, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पर भी आपका आएगा घेंगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अर्थात होता क्या है कि गले के नीचे गले की जो ग्रंथियाँ होती हैं वे बहुत अधिक मात्रा में फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, शक्तिदायक ईंधन किसे कहते हैं? तो वसा जो है शक्तिदायक ईंधन है, क्योंकि सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वह वसा से ही मिलती है। कितने? 9 कैलोरी ऊर्जा। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित। आपको विज्ञान काफ़ी मात्रा में वहाँ मिलेगा, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप ही की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी और एससीईआरटी इन सब को मिला करके ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और देखिए आप आराम से पढ़िए, ध्यान से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।